अगर आपको अपने किसी दोस्त से मिलना है अर्थ के किसी भी पॉसिबल लोकेशन पर, तो उसके लिए आपको अपने एक प्रिसाइज लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड देना होगा। पर क्या इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको आपके दोस्त से मिलने के लिए? अगर आप वहाँ पहुँच भी गए तो क्या गारंटी है कि आप अपने दोस्त से मिल लेंगे, आपकी मुलाकात हो जाएगी? लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी क्यों, इतने इन्फॉर्मेशन के बाद भी? ये इसलिए है क्योंकि अभी भी आपने एक सबसे क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपने दोस्त को नहीं दी है, द टाइम। आप दोनों को पता होना चाहिए कि आप दोनों को उस प्रिसाइज लोकेशन पे मिलना कब है। हमारे यूनिवर्स में 4 डायमेंशंस हैं, 3 स्पेशल डायमेंशन एंड 1 टाइम डायमेंशन। और इन 4 कोऑर्डिनेट्स के साथ आप पूरे यूनिवर्स में किसी से भी मिल सकते हैं। लेकिन टाइम एक डायमेंशन कैसे बना? एज टाइम को तो हम लोग मीटर्स या इंचेस में नहीं नापते लाइक बाकी स्पेशल डायमेंशंस की तरह। ये तो मिनट्स और सेकंड में नापा जाता है। ये तीनों के साथ थोड़ा सा ऑड फिट नहीं होता? फिर भी ये उतना ही फंडामेंटल है जितना हमारे बाकी स्पेशल डायमेंशंस। इनफैक्ट ये तो उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए फिजिसिस्ट यूनिवर्स की ज्योमेट्री को सिर्फ स्पेस कह के नहीं रेफर करते, बल्कि इसको स्पेस टाइम कहा जाता है। हाउ डिड द आइडिया ऑफ टाइम एज अ डायमेंशन कम अबाउट? हम इन 4 डायमेंशंस को कैसे विजुलाइज करें, और ये रिलेटिविटी होती क्या है, इसका चक्कर क्या है, आज सब जानते हैं हमारी इस वीडियो में। लेट 1800s में साइंटिस्ट लोगों ने 2 थ्योरीज को एक साथ इनकंसिस्टेंट पाया, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को और मैक्सवेल इक्वेशंस को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करते हैं। और जो प्रॉब्लम थी वो थी द स्पीड ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने लाइट को एज अ प्रोपगेटिंग वेव शो किया, अ डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि राइज करती है एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि फिर से इन टर्न राइज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, लीडिंग टू अ सेल्फ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उनकी थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया कि इस वेव की स्पीड क्या होगी, और उनकी थ्योरी के हिसाब से लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आई। तो प्रॉब्लम ये थी कि व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन, जब जो पर्सन उसे मेज़र कर रहा है वो भी मूव कर रहा हो, तब लाइट की स्पीड क्या होगी। तब न्यूटन के अकॉर्डिंग ये मूविंग ऑब्जर्वर कुछ डिफरेंट स्पीड मेज़र करेगा उस ऑब्जर्वर से जो कि मूव नहीं कर रहा। सो अकॉर्डिंग टू हिम द स्पीड ऑफ लाइट शुड बी द स्पीड ऑफ द पर्सन प्लस द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन मैक्सवेल्स के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इट सीम टू इंडिकेट दैट द लाइट हैड जस्ट 1 स्पीड, c। उनके इक्वेशन से प्रिडिक्टेड there was no account for the speed of light that was any different. Almost हर साइंटिस्ट उस टाइम इंक्लूडिंग मैक्सवेल हिमसेल्फ को लगा कि न्यूटन ही सही है, और मैक्सवेल को उनके इक्वेशंस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और वो इनकम्प्लीट हैं। और तब कुछ सालों बाद इन 1887 2 अमेरिकन साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ माइकलसन एंड मोरले ने एक हाईली सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जो कि स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र कर सके इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ के। सो जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि लाइट की स्पीड जो आएगी वो लाइट की स्पीड c प्लस द रोटेशन ऑफ अर्थ आएगी। लेकिन जो रिजल्ट्स आए उन्होंने साइंटिस्ट लोगों को शॉक कर दिया उस टाइम पर, क्योंकि जो लाइट की स्पीड थी उसमें एक आयोटा तक का डिफरेंस नहीं आया अर्थ की मोशन की वजह से। ये पिछले 200 सालों में के सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में से एक है। A resolution of this unexpected result remained a mystery for over a decade. बस सर हेनरी थोड़ा क्लोज पहुंचे थे इसको सॉल्व करने के, लेकिन जब तक सर आइंस्टाइन नहीं आए तब तक हमें इसका फुल रेजोल्यूशन नहीं मिला। उनके रेडिकल आइडियाज़ की वजह से हमें इसको समझने में थोड़ी क्लैरिटी आई। उन्होंने कहा कि इट वॉज नॉट मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट नीडेड टू बी चेंज्ड बट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी रेफरेंस फ्रेम के लिए चेंज नहीं होती, और उन्होंने इस आइडिया के इम्प्लीकेशंस को समझाया। आइंस्टाइन ने शो किया कि 2 इवेंट्स के बीच में जो ऑब्जर्वर्स डिफरेंट स्पीड्स में मूव कर रहे होंगे विल डिसएग्री अबाउट द डिस्टेंस एंड टाइम। इन अदर वर्ड्स, वो स्पेस और टाइम को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करेगा। यही रिलेटिव का मतलब है उनकी थ्योरी रिलेटिविटी में। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्पेस
एंड टाइम की मेजरमेंट रिलेटिव है हमारे पर्सन टू पर्सन जो उन्हें मेजर कर रहे हैं। लेकिन द की टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी कि कैसे कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती, नेमली द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट, ये सबके लिए सेम होती हैं। एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी से आई, जिसके बारे में खुद आइंस्टाइन ने भी पहले नहीं सोचा, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन हर्मन मिन्स्कोव्स्की को आई, जो कि आइंस्टाइन के फॉर्मर प्रोफेसर थे। वो अपने फॉर्मर स्टूडेंट की थ्योरी से इतने ज़्यादा अमेज्ड हो गए थे कि उनकी थ्योरी के ऊपर उन्होंने इतनी डीपली सोचा और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी ये थ्योरी ये ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप शो करती है हमारे स्पेस और टाइम के बीच में। और तब उन्होंने फेमसली इन 1908 को कहा, henceforth the space by itself and the time by itself are doomed to fade away into mere shadow, and only a kind of union of two will preserve an independent reality। और इस यूनियन को बिटवीन स्पेस एंड टाइम के उन्होंने स्पेस टाइम कहा। तो हम कहते हैं कि हमें किसी इवेंट को स्पेसिफाई करने के लिए 4 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 स्पेस डायमेंशन और 1 टाइम डायमेंशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन 4 डायमेंशंस को विजुलाइज कैसे करें। हमारे 3D ब्रेन्स के लिए इसको समझना इतना आसान नहीं होगा। तो इसको आसान बनाने के लिए विजुअली हम लोग क्या करते हैं, बस 3 डायमेंशंस लेते हैं, 2 स्पेशल डायमेंशन और 1 टाइम का डायमेंशन। हम लोग एक डायमेंशन को स्पेस वाले हटा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो हमें अब जो ये ग्राफ दिख रहा है इसको हम लोग स्पेस टाइम डायग्राम कहते हैं, जहाँ पर टाइम को एज अ वर्टिकल एक्सिस डिपिक्ट किया गया है और जो बाकी के 2 स्पेस डायमेंशंस हैं उसको एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिपिक्ट किया गया है। So now the only problem is that time has completely different units than space। तो अब उसको हम लोग एक ही डायग्राम में कैसे कंसिस्टेंट तरीके से शो करें बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स के साथ। सर मिन्स्कोव्स्की ने सजेस्ट किया कि टाइम को हम एज अ लेंथ डिपिक्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? वी सिंपली मल्टीप्लाई टाइम बाय द स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड है तो हम लोग कह सकते हैं 300 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड 1 मीटर होगा। तो ये बस अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि लाइट को लगेगी 1 मीटर ट्रेवल करने में। तो इस तरीके से हम लोग टाइम को एज अ डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड टाइम्स द टाइम, या फिर CT। तो हम लोग वर्टिकल एक्सिस को CT से लेबल करते हैं जो कि लेंथ है। तो और अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 3 कंसिस्टेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी चीज़ को हम लोग इस ग्राफ पे डिपिक्ट कर सकते हैं। एक नॉन मूविंग पार्टिकल को हम लोग एक वर्टिकल लाइन में डिपिक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल डायमेंशंस में मूव नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम डायमेंशन में मूव कर रहा होगा। मिन्स्कोव्स्की ने इसे अ वर्ल्ड लाइन फॉर पार्टिकल्स कहा। एक यूनिफॉर्मली मूविंग पॉइंट को हम लोग इस ग्राफ पर एज अ डायगोनल लाइन डिपिक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एटलीस्ट 1 स्पेशल कोऑर्डिनेट पर और टाइम में आगे बढ़ रहा होगा, और एक एक्सेलरेटिंग पार्टिकल एक कर्व्ड लाइन बनाएगी। अब तब क्या होगा जब हम एक फ्लैश लाइट जलाएं समवेयर इन दिस 2D स्पेस। चलिए हम लोग इसको इवेंट A कह देते हैं। ये जो लाइट होगी ये हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी विद टाइम। दिस फॉर्म्स अ शेप ऑफ कोन। सो मिन्स्कोव्स्की ने इसे अ लाइट कोन कहा। अगर कोई पर्सन नीचे से खड़ा होकर के उस लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो देयर वुड बी अ पॉइंट ऑन दिस कोन जहाँ से उसकी वर्ल्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी लाइट कोन के वर्ल्ड लाइन से, जो कि एक इवेंट होगा जिसको हम लोग कहेंगे इवेंट B। सो द लाइट कोन रियली रिप्रेजेंट ऑल द फ्यूचर इवेंट्स इन द स्पेस टाइम दैट लाइट रीचेस फ्रॉम इट्स इनिशियल इवेंट A। सिमिलरली हम लोग लाइट कोन बिल्ड कर सकते हैं किसी इवेंट A के लिए स्पेस टाइम में, ताकि हम लोग बाकी सारे अदर फ्यूचर इवेंट्स दिखा सकें जो इवेंट A के द्वारा पहले ही रीच किया जा चुका है। इस तरह के डायग्राम्स में आप देखेंगे समटाइम कि अपसाइड डाउन कोन बने हुए हैं। ये पास्ट लाइट कोन है जो कि रिप्रेजेंट करता है पास्ट के इवेंट्स को जो कि स्पेस टाइम में इवेंट A के द्वारा पहले ही रीच हो चुका है। आप यहाँ पर इवेंट A हो सकते हैं अभी इफ़ यू आर इन स्पेस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तब जितनी भी स्टारलाइट आपके पास हर तरफ से पहुँच रही होती हर डायरेक्शन से, वो इवेंट्स की पास्ट कोन होती जो कि आपके पास एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर पहुँच रहे होते यहाँ पर और अभी। एंड द फर्दर आउट यू लुक उतना ही पीछे आप टाइम में देख रहे होते हैं। इन 2 लाइट कोन्स के आउटसाइड पॉइंट्स कैजुअली डिस्कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम द इवेंट A, मीनिंग दे कैन नॉट रीच और बी रीच्ड बाय इवेंट A थ्रू द आइडियाज ऑफ इवेंट, वर्ल्ड लाइन्स एंड लाइट कोन।
मिन्स्कोव्स्की ने प्रपोज किया आइंस्टाइन की थ्योरी इज रियली अबाउट जस्ट जियोमेट्री, द जियोमेट्री ऑफ स्पेस टाइम। मानो चाहे ना मानो, आइंस्टाइन खुद भी उस समय इस आइडिया से उतने ज़्यादा ईगर नहीं थे, लेकिन उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि उनके ओल्ड प्रोफेसर इंडीड वाज राइट। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में भी आया, लेकिन अब ये रिलेटिविटी कैसे यहाँ पर एंटर करती है, और ये डिफरेंट ऑब्जर्वर्स का आइडियाज़ डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में डिफरेंट स्पीड पे मूविंग करते हुए ये लाइट कोन्स को कैसे अफेक्ट करती है, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो चलिए फिर से लाइट कोन को देखते हैं और देखते हैं कि तब क्या होगा जब लाइट मूव नहीं कर रही होगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टैटिक ऑब्जर्वर। अगर मैं दो लाइट डिटेक्टर्स को इक्वल डिस्टेंस पे रख दूं हमारे सोर्स ऑफ लाइट से, तो ये दोनों लाइट डिटेक्टर्स लाइट को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट करेंगे। दिस इज़ ट्रू सिर्फ तब तक जब तक ऑब्जेक्ट्स मूव ना कर रहे हों। ये दोनों डिटेक्टर्स और लाइट सोर्स की वर्ल्ड लाइन दोनों एकदम परफेक्टली वर्टिकल होगी एज ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। हाउएवर अगर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होंगे किसी स्टैटिक ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से और हम लोग ये सेम एक्सपेरिमेंट करें, तब इवेंट्स की डिटेक्शन साइमल्टेनियस नहीं होगी। एक डिटेक्टर लाइट की तरफ आ रहा है, इस वजह से वो लाइट पहले डिटेक्ट करेगा, और एक डिटेक्टर लाइट से दूर जा रहा है, इसलिए वो लाइट को बाद में डिटेक्ट करेगा। नोट दैट कि लाइट कोन्स अभी भी सेम है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं करती। हालांकि जो वर्ल्ड लाइन है इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की हमारे स्टैटिक ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से वो थोड़ी टिल्टेड होगी टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। सिंस एक डिटेक्टर लाइट के क्लोज जा रही है तो उसकी जो वर्ल्ड लाइन बनेगी वो छोटी बनेगी एज कम्पेयर टू उस डिटेक्टर के जो कि उस लाइट से दूर जा रही है। अब क्रूशियल पार्ट ये है कि जो मैंने आपको अभी शो किया है वो एक स्टैटिक ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से था। वो एक स्टैटिक जगह पे खड़े होकर के ये सब चीज़ें अपने रेफरेंस फ्रेम से देख रहा था। हालांकि ऑब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर कोई ऑब्जर्वर बी है जो कि अटैच्ड है ऑब्जेक्ट्स के such that he was not moving with respect to the objects in any of the reference frame, उसको लाइट्स दोनों डिटेक्टर्स पर एक साथ डिटेक्ट होती हुई दिखेंगी। इवन जबकि वो मूव कर रहा है हमारे फर्स्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्वर बी के पर्सपेक्टिव से वो और ऑब्जेक्ट्स दोनों स्टैटिक हैं, और ऑब्जर्वर ए मूव कर रहा है मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो लाइट कोन और वर्ल्ड लाइन होगी जो कि ऑब्जर्वर बी एक्सपीरियंस करेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी जो कि आइडेंटिकल होगी हमारे ऑब्जर्व किए गए ऑब्जर्वर ए के द्वारा जब वो मूव नहीं कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स, एज लाइट दोनों डिटेक्टर्स पर एक साथ डिटेक्ट होगी। हालांकि ऑब्जर्वर ए को ये टिल्टेड वर्ल्ड लाइंस दिखेंगी विद नो सिमल्टेनिटी। तो क्या हम लोग एक पैराडॉक्स देख रहे हैं कि कैसे ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी जो कि दोनों एक सेम इवेंट को सेम स्पेस टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन दोनों के दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट कंक्लूजन्स के साथ, ये कैसे पॉसिबल है कि ऑब्जर्वर ए सीज नो साइमल्टेनिटी बट ऑब्जर्वर बी सीज साइमल्टेनिटी। कौन सही है? वेल, दे बोथ आर राइट। अगर ऑब्जर्वर ए कोई फिजिसिस्ट होगा तो वो अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करेगा कि ऑब्जर्वर बी का लाइट कोन थोड़ा सा टिल्टेड होगा जो कि एक्सपीरियंस करेगा साइमल्टेनिटी, और दूसरी तरफ ऑब्जर्वर बी जो कि खुद भी एक फिजिसिस्ट है वो ऑब्जर्वर ए के साइमल्टेनिटी ना देखने का रीज़न देगा कि उसका लाइट कोन थोड़ा सा टिल्टेड है सच दैट द टू डिटेक्शंस इवेंट हैपेंड एट डिफरेंट टाइम्स। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो ये हमें क्या दिखाती है? ये हमें दिखाती है कि साइमल्टेनिटी रिलेटिव है टू द ऑब्जर्वर। देयर इज नो एब्सोल्यूट साइमल्टेनिटी इन द यूनिवर्स, जबकि हर ऑब्जर्वर देखता और एक्सपीरियंस करता है एग्जैक्टली सेम स्पेस टाइम को। द इवेंट्स आर सेम। तो चीज़ें रिलेटिव हो सकती हैं लेकिन वो होंगी एक ही स्पेस टाइम का पार्ट। ये ऑब्जर्वर्स हैं जो कि डिवाइड करते हैं हमारे स्पेस और टाइम को डिफरेंटली depending upon their frame of reference, but ultimately it is one universe. Although simultaneity is relative, they both agree on causality preserved है। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए बस अभी के लिए इतना ही। मैं बस ओवरव्यू देना चाहता था लाइट कोन्स और वर्ल्ड लाइंस के ऊपर। हम लोग इसके एक्सट्रीम पे भी जाएंगे, जैसे स्पीड ऑफ लाइट के समय, ब्लैक होल के इनसाइड में, वार्म होल्स के टाइम पर, लेकिन वो सब फ्यूचर के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको अब स्पेस टाइम और 4 डायमेंशंस को विजुलाइज करने में थोड़ी सी तो क्लैरिटी आई होगी, थोड़ी सी तो। टिल देन, टाटा बाय बाय। I'm not a god. I'm not a devil. I am Dark Void.